एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन क्रिया, और श्वसन क्रिया में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक चीज़ यहाँ जानना जरूरी है कि अगर ये श्वसन क्रिया की एनाटॉमी पूछा जाता है तो जो भी इसके अंग हैं वो एक सीक्वेंस में लिखने के प्रयास कीजिएगा आप लोग। सीक्वेंस का मतलब, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि श्वसन क्रिया प्रारंभ जो है नेजल कैविटी से होता है, नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी से होता है। तो पहला पार्ट नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी ही होगा, यहाँ से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप लंग शुरू कर दें, उसके बाद ट्रैकिया करें, उसके बाद लैरिंग्स करें, तो ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए इसी सीक्वेंस में, इसलिए यहाँ डायग्राम भी इसलिए दिए हैं कि ताकि आपका सीक्वेंसिंग याद रहे कि यहाँ नॉस्ट्रिल यानी नेजल चैम्बर हुआ, उसके बाद नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स हुआ, उसके बाद लैरिंग्स हुआ, उसके बाद ट्रैकिया हुआ। ट्रैकिया के बाद जो है राइट और लेफ्ट में ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकस, उसके बाद दोनों लंग्स हो गए हैं। और दोनों लंग्स के बाद वर्णन करने के बाद लंग्स से संबंधित जो भी पार्ट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इस सीक्वेंस में पूरा हो गया, और इसके साथ साथ दो पार्ट्स का और वर्णन करना होगा। ये जो आप नीचे की ओर देख रहे हैं डॉम शेप्ड कहा जाता है। तो ये डॉम शेप्ड डायफ्राम है। देखिए ये जो दिखा जा रहा है डायफ्राम है, यानी डायफ्राम वो स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर की ओर जो है थोरेसिक केज, थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये जो है ये दोनों कैविटी को पृथक करने की व्यवस्था है। तो ये चीज़ डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। और ये आप सभी जानते हैं कि लंग्स जो है थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। तो जब हम लंग्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में हम बताएंगे। तो एक हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि एक सीक्वेंस में जो है ये सारे जो है ऑर्गन्स जो है वो आप याद भी करेंगे और एग्ज़ाम में भी सीक्वेंस में लिखने के प्रयास करेंगे। अब वन बाय वन जो है हम स्टडी करते हैं। तो हम जैसा कि अभी बताए थे कि नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल, तो सभी हम जानते हैं कि नॉस्ट्रिल जो नेजल कैविटी जो है दो सुराख होता है जिसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है, और ये नेजल कैविटी होता है। तो नेजल कैविटी में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? तो दो मुख्य स्ट्रक्चर है। एक जो यहाँ सामने जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में जो है नेजल जो है नेजल चैम्बर जो है दो भाग में बटा हुआ है। ये सभी तो इसलिए सबसे पहले डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रल सेप्टम द्वारा दो भाग में बटा हुआ था। दो जो ओपनिंग होता है उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। तो ये बहुत सीधा स्पष्ट है। और इसके अंदर जो है एक तीन टर्बिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, घुमावदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉन्की कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये लिखा कॉन्की। और इसी को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए यहाँ डायग्राम भी है। नेजल जो है यहाँ जो दिखा जाएगा मीटर्स जो शो किया जा रहा है, तो हर एक हाफ एक दो ओपनिंग बताए ना, दो नोस्ट्रिल, तो एक ये हो गया राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया। और इसमें देखिए तीन जो इस तरह से कलर जो ये शो किया गया है, ये सुपीरियर मीटर्स यानी सुपीरियर कॉन्की, मिडिल कॉन्की, इंफीरियर कॉन्की और दोनों ओर। तो ये इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भी फंक्शन बहुत शॉर्ट में 3 पॉइंट में आपको यहाँ वर्णन किया गया है कि जब हम श्वास लेते हैं तो जब इसके अंदर से गुजरता है तो वो बॉडी का टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है, तो वार्मिंग हो गया, और नम रखता है चूँकि यहाँ नेजल कैविटी में जो है मॉइस्चर म्यूकस का सिक्रीशन होता है, तो उसको जो है मॉइस्ट रखता है। और जो एयर में जो धूल कण ये सब जो होते हैं उसको अलग करने का भी काम करता है, ट्रैप करने का भी काम करता है, तो एक फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। और ये हम सभी जो जानते हैं कि सूंघने का काम ऑल्फैक्टरी कहलाता है। तो सूंघने के जो है स्टिमुलस जो है वो यहाँ से उत्पन्न होता है। और फिर जो है नेजल चैम्बर और नॉस्ट्रिल का संबंध जो है स्पीच में जो वाइब्रेशन रेजोनेंस होता है उससे संबंधित होता है। तो ये सिंपल आप ये वर्णन इसमें कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है दूसरा जो है नेजोफेरिंग्स। अब देखिए नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी के जस्ट जो है नेजोफेरिंग्स पीछे की ओर नेजल कैविटी जो है नेजोफेरिंग्स में खुलती है। और ये जो है यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में थोड़ा सा ध्यान दें
तो इसमें देखिए तीन चीज है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ये तीनों अपने दिमाग में रखना है कि देखिए सबसे पहले इधर देखिए जो है श्वास इधर से लिए, नॉस्ट्रल से ये हुआ, तो सबसे पहले अंदर की ओर कहाँ खुला, तो नेजोफेरिंग्स में खुला। तो मतलब ओरल कैविटी और नेजल चैम्बर का कॉमन ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ओरोफेरिंग्स यहाँ है और लेरिंगोफेरिंग्स है। तो ओरोफेरिंग्स जो है यहाँ पर एक कॉमन पाथवे है, इधर को एक चला जाता है, ओरोफेरिंग जो है वो ओसोफेगस की ओर चला गया, और एक ओरोफेरिंग्स इधर की ओर करता है जो लेरिंगोफेरिंग से होता हुआ लैरिंग्स में जाता है। तो ये जो है ये तीनों जो है कॉमन पाथवे होता है जो कि एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा स्ट्रक्चर से थोड़ा सा इसका पोजीशन स्पष्ट हो जाता है और लिखने में आसानी और समझने में आसानी होता है। वो इस डायग्राम में वो चीज़ आपको दिया गया है कि जो यहाँ पे इस डायग्राम में जो तीन कोण की जो है, तो वो यहाँ देखिए तीन यहाँ शो किया गया है। ये नेजल कैविटी हो गया है, नेजल चैम्बर हो गया, वो अंदर की ओर ये ओरल कैविटी हो गया, ये टंग हो गया। तो ये पोजीशन सॉफ्ट पैलेट जो है, ये ओरल कैविटी में अंदर की ओर सॉफ्ट पैलेट है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें जो है वो, और यहाँ पर कई कार्टिलेजिनस बोन होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर शो किया गया है। तो नेक्स्ट जो है वो लैरिंग्स है, यानी तीनों का वर्णन कर देगा, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। एक चीज़ हाँ बताना यहाँ भूल गया कि जब लैरिंगोफेरिंग्स से गाइडेड होता है एक स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक इपिग्लोटिस द्वारा। तो जब कभी भी हम कोई भी भोज पदार्थ जब ग्रहण करने लगते हैं, तो उस समय भोजन यानी या पानी का लिक्विड का कोई भी भाग, कोई भी कण वो इधर श्वास नली के तरफ माने लैरिंग्स के तरफ नहीं आ जाए, लैरिंग्स के तरफ नहीं आ जाए, इसलिए इपिग्लोटिस लैरिंग्स को बंद कर देता है। तो ये चीज़ें यहाँ आपको बताया भी गया है। लैरिंगोफेरिंग्स जो है जैसा कि उसमें अभी हम बताएं, लैरिंगोफेरिंग्स पोस्टीरियर जो है ऑसोफेगस की ओर खुलता है, ऑसोफेगस से होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला गया, और एंटीरियर जो है लैरिंग्स की तरफ, इसलिए कॉमन है लैरिंग्स की तरफ खुला तो लैरिंग से होते फिर ट्रैकिया में चला गया। तो ये बाइफर्केट करता है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट है लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, और ये लैरिंग्स का जो पोजीशन यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये हुआ नेजोफेरिंग, नेजल चैम्बर हुआ, नेजल कैविटी हुआ, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग, और नीचे की ओर देखिए आया लैरिंग्स, यहाँ आ गया लैरिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैरिंग्स का पोजीशन जो है वो ऊपर जो है नेजोफेरिंग्स है, इसका मतलब लैरिंग्स जो है नेजोफेरिंग, और नीचे ट्रैकिया, तो इन दोनों के बीच स्थित है, इन दोनों के कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये चीज़ें वो यही चीज़ लिखा है कि शॉर्ट पाथवे विच कनेक्ट लैरिंगोफेरिंग, ऊपर लैरिंगोफेरिंग्स है और नीचे की ओर ट्रैकिया है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और एक चीज़ यहाँ लैरिंग्स का जहाँ पोजीशन है, जहाँ ये लैरिंग्स है, तो यहाँ आसपास ऊपर नीचे जो है ये कार्टिलेजिनस बोन होते हैं। तो वो कार्टिलेजिनस बोन 5-6 प्रकार के होते हैं, तो वो अगर आप याद कर सकते हैं तो यहाँ पर आप ये लिखे कि ये सराउंडेड होता है, ऊपर की ओर जो एवब जो है सराउंडेड होता है वो थायराइड कार्टिलेज होता है, नीचे की ओर जो कार्टिलेज पाया जाता है क्राइक्वाइड कार्टिलेज है, और कुछ 4 जो है वो सपोर्टिंग कार्टिलेज होते हैं, और एरेटिनॉइड, इपिग्लोटिस, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। तो ये सब जो है ये कार्टिलेज होते हैं जो लैरिंग्स के आसपास ऊपर नीचे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो लैरिंग्स से जस्ट नीचे जो है वो ट्रैकिया शुरू हो जाता है। तो ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, श्वास नली, श्वास नली। तो वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो ट्रैकिया की जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, तो देखिए ये विंड पाइप है, एक्सटेंडेड का मतलब कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैला रहता है। तो लैरिंग्स से शुरू, लैरिंग्स के नीचे से शुरू हुआ, तो लैरिंग से लेके 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, जो थोरेसिक केज, थोरेसिक कैविटी बना, तो थोरेसिक कैविटी में जो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है 12 होता है, तो 5वें तक जो है ये फैला हुआ रहता है। लैरिंग से नीचे जो है 5वें थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये फैला हुआ रहता है। और इसमें जो है
सी सेप्ड मतलब इनकलिप्ट सी सेप्ड इनकम्प्लीट रिंग लाइक कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेजनस बोन कई प्रकार का होता है, तो उसमें एक प्रकार है हाइलिन कार्टिलेज। तो ये अंग्रेजी के कैपिटल सी आकार के होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है इनकम्प्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होने से ये बहुत ही इलास्टिक नेचर का होता है, बहुत ही नाजुक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपस में इसकी दीवारें जो है कोलैप्स नहीं कर जाए, तो इसके वजह से जो है ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर 20 से 12 से 20 तक के ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ यहाँ जो है मेंशन करना है। और यही ट्रैकिया जो है वो नीचे की ओर दो भाग में बाइफरकेट करता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है, और वही दोनों भाग जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये ट्रैकिया ये आ गया, देखिए रॉड की तरह ये ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया जो है यहाँ आके देखिए दो भाग में बटा ना, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो दो भाग बचा, उसको बोलते हैं, एक को बोलेंगे ब्रोंकस और दोनों के एक साथ ब्रोंकाई, तो इसलिए दो बाइफरकेट हुआ तो ब्रोंकाई। तो इसलिए जो है बायलेटरल बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया फॉर्म राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो राइट वाला है और राइट में लंग्स में चला जाएगा उसका ब्रांच, और लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में चला जाएगा, तो ये ब्रोंकाई। तो यहाँ से ये चीज़ें जो है ये ध्यान देना है। इसके बाद जो श्वसन तंत्र में जो सबसे प्रमुख है जो अंग है वो हम लोग सभी जानते हैं, फेफड़ा, जिसको हम लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स एक बहुत ही स्पॉन्जी कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ भी शो किया गया है। देखिए दो डायग्राम इसके पोजीशन को और स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये दो डायग्राम यहाँ दिया गया है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले जो ये याद रखना है लोकेशन, कि लंग्स का लोकेशन कहाँ है। तो लंग्स का जो ऊपरी भाग है वो एपेक्स कहलाता है। तो एपेक्स जो है, जो क्लेविकल बोन जो होता है, तो जस्ट क्लेविकल बोन के थोड़ा सा ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है, ये वहां से स्टार्ट इसका एपेक्स भाग, और नीचे की ओर जो है वो डायफ्राम तक, यहाँ पर नीचे की ओर देखिए डायफ्राम यहाँ शो किया गया, ये जो डोम शेप जो शुरू में हम बता रहे थे ये डायफ्राम, तो देखिए डायफ्राम तक फैला हुआ है ना। तो ऊपर से क्लेविकल बोन से थोड़ा सा ऊपर से लेकर नीचे थोरेसिक केज यानी थोरेसिक कैविटी में डायफ्राम तक ये फैला हुआ रहता है लंग्स। अब इसका जो है डायफ्राम का बता दिए, इसका लोकेशन बता दिए कहाँ स्थित होता है। अब इसमें जो है इसका प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, आवरण बाहर की ओर जो होता है, प्लूरा कहलाता है, PLEURA। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लूरा, ये लंग्स हो गया। अब ये जो लेयर जो इस तरह देख रहे हैं ये प्लूरा है। इस प्लूरा में डबल लेयर है, तो डबल लेयर में ये भी है, जो अंदर की ओर लेयर है वो विजरल लेयर कहा जाता है, जो लंग्स की तरफ है विजरल इनर मोस्ट, और बाहर की जो है वो पेराइटल प्लूरा कहलाता है, पेराइटल लेयर कहा जाता है। और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है फ्लूइड, अब फ्लूइड क्यों भरा हुआ है, तो इसका दो फंक्शन है, एक तो फ्रिक्शन नहीं होने देना, घर्षण नहीं होने देता है, और सरफेस को नम रखता है, मॉइस्ट रखता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्लूरा के बारे में यहाँ पर ये फिगर से भी स्पष्ट है। तो ये चीज़ें, उसके बाद लोब आप देख रहे हैं यहाँ ये राइट है, यहाँ लिखा भी है, देखिए यहाँ भी शो किया राइट, और ये लेफ्ट है, और ये स्पष्ट है कि राइट लंग जो है थोड़ा फिगर में भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ठीक होता है लेफ्ट की तुलना में। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये तीन लोब में बटा हुआ है, तीन खंड में। देखिए 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब, और इधर ये दो खंड में है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, तो टोटल 5 खंड हो गए ना। तो ये चीज़ें लोब में, ये चीज़ आप बन के, और लंग्स अंदर जो जिस चीज़ का बना हुआ था वो लोब्यूल्स कहलाता है, LOBULES लोब्यूल्स। तो ये चीज़ सिंपल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो याद रखना है, और इसके बारे में शॉर्ट में लिखना है। अब जो लंग्स अभी हम बता रहे थे, तो उसमें बताए थे कि ट्रैकिया जो है दो ब्रांच में बटा, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस यानी एक वचन हुआ ब्रोंकस और बहुवचन हुआ दो होगा तो ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जब ये प्रवेश किया दोनों लंग्स में,
तो लंग्स में उसका कैसे कैसे डिवीजन होता है, उसको वो चीज़ें एक चार्ट द्वारा यहाँ शो किया गया समझने के दृष्टिकोण से, कि प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ जो बाइफरकेशन हुआ, अब डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई में फिर टूटता है वो, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई हुआ जिसको लोबार कहा जाता है, मतलब वन फॉर ईच लोब ऑफ लंग्स, दोनों की ओर इसका ब्रांच गया सेकेंडरी, फिर टर्सरी होता है सेगमेंटल कहलाता है, इसके बाद फिर इसका और जो सब ब्रांचेज हुआ वो ब्रोंक्यूल्स कहलाता है, और ब्रोंक्यूल्स फिर जो है और अंदर जाके अल्वियोलर डक्ट में इंड करता है, और अल्वियोलर डक्ट जो बाद में अल्वियोलाई एयर सैक जिसको बोलते हैं, जहां हवा अल्टीमेटली सांस लेते हैं वहां जाके भरता है, तो अल्वियोलाई ये है। और वो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने सो के ए अल्वियोलाई का है। तो कंप्लीट टर्मिनल भाग यहाँ से प्राइमरी से शुरू होकर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलाई, तो ये चीज़ें जो है ये एक सीक्वेंस में समझने के लिए ये चीज़ें हैं, और ये अल्वियोलाई यहाँ दो तीन बहुत सारे जो न्यूमरस दिखाया गया है वो चीज़ें जो है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस अल्वियोलाई में ही बहुत ही रिचली सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरी का पूरा जाल बिछा हुआ रहता है, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज यानी जो आप हवा लिए हैं और श्वास के रूप में वो यहाँ से ब्लड में डिफ्यूज करेगा और वो पूरे फिर ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है, तो गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं इसे, तो यहीं के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वो चीज़ें जो है यहाँ अल्वियोलाई के बारे में ये चीज़ें डायग्राम भी है और ये बताया गया। तो इस तरह से इट इज़ लाइंड बाय द एस्क्यूमस इपिथेलियम का ये जो है इसकी लाइनिंग होता है, लाइनिंग लेयर जो होता है परत इपिथेलियम टिश्यू का होता है, और इसका जो है नीचे की ओर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और एक चीज़ और इसमें है कि अल्वियोलर सैक होता है, तो कई अल्वियोलर सैक जो है वो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर अल्वियोलाई, दो या दो से अधिक अल्वियोलाई एक आपस में मिलके एक कॉमन ओपनिंग होता है, जो कॉमन ओपनिंग होता है तो अल्वियोलर सैक कहलाता है, वो अल्वियोलर सैक कहलाता है। तो ये चीज़ ये थोड़ा सा ये ध्यान देना है। नेक्स्ट ये हम थोड़ा सा और इसको अल्वियोलाई के बारे में जो है इसके अंदर जो है देखिए ये एक अल्वियोलाई का अंदर का स्ट्रक्चर शो किया गया है, और इसमें अल्वियोलर जो है दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। डायग्राम में जैसा आप मेंशन भी कर सकते हैं, टाइप 1 टाइप होता है, और अंदर की ओर जो होता है वो देखिए सरफेक्टेंट लेयर है। देखिए ये जो इस तरह से जो शो किया गया है सरफेक्टेंट लेयर शो किया गया है, और इसमें अल्वियोलर फ्लूइड होता है जो बीच में जो है ये देखिए अल्वियोलर फ्लूइड होता है। तो वो चीज़ें बस ये दो तीन चीज़ बस इसमें ध्यान देना है। तो वो चीज़ें यहाँ लिखना है कि अल्वियोलर फ्लूइड जो है वो सेप्टल सेल द्वारा सिक्रीट होता है, और ये जो सेल जो है उसमें क्यूबाइडल एपिथेलियम बना हुआ होता है। अब ये फ्लूइड का क्या काम है, तो फ्लूइड का ये है कि सरफेस को ये नम रखता है और एयर और सरफेस दोनों को नम रखता है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हुआ। और एक चीज़ जो यहाँ सरफेक्टेंट जो यहाँ अंदर वाला जो शो किया गया तो वो सरफेक्टेंट का काम ही होता है सरफेस टेंशन को कम करना, और तो सरफेस टेंशन कम होने से जो है ये बहुत ही नाजुक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, तो आपस में इसके दीवार कोलैप्स नहीं करें, तो इसलिए जो है ये जो है सरफेक्टेंट होता है। तो इसलिए लिखा है कि जो सरफेस टेंशन कम होता है जो कि प्रिवेंट द अल्वियोलर टू कोलैप्स, आपस में जुड़ नहीं जाए कोलैप्स नहीं कर जाए इसलिए, और यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी गैसियस एक्सचेंज का मतलब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ डिफ्यूज करता है। तो ये चीज़ है। इसके बाद मैंने बताया था कि दो स्ट्रक्चर ये सीक्वेंस में हो गया, दो स्ट्रक्चर और आपको यह वर्णन करना है। डायफ्राम मैं पहले डायग्राम में बताया था, डायफ्राम डोम सेप्ट सबसे नीचे की ओर होता है, यानी डायफ्राम वो मस्कुलर सिथ है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है, पृथक करता है, अलग करता है। और इसका डायफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन में, जो कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं। तो और ये डायफ्राम एक चीज़ और ध्यान देना है कि डायफ्राम जिस नर्व से जुड़ा हुआ रहता है उस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व।
PHRENIC, फ्रेनिक नर्व। अब इसमें लास्ट एक एनाटॉमी में एक चीज और लास्ट में आप करेंगे, इंटरकॉस्टल मसल, श्वसन क्रिया से संबंधित मसल। तो इंटरकॉस्टल मसल, कॉस्टल के मतलब ये होता है जो रिब के साथ जुड़ा हुआ मसल है, उसको कॉस्टल मसल कहा जाता है। रिब तो आप लोग सभी जानते हैं कि थोरेसिक कैविटी में रिब्स होते हैं ना, 12 पेयर रिब्स होते हैं। तो सभी रिब्स के साथ दो सेट ऑफ मसल्स जुड़े हुए रहते हैं। तो वो जो दो सेट ऑफ मसल जुड़े हुए रहते हैं, वो मसल कहा जाता है, एक तो कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो जैसा ही इसका नाम है, ये बाहर की ओर पॉइंटेड होता है, बाहर की ओर, इसलिए नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और दूसरा है अंदर की ओर डायरेक्टेड होता है, इसलिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं, और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन में, जो कि उसमें हम पुनः इसको वर्णन करेंगे। और इससे जो नर्व जुड़ा हुआ रहता है, निकलता है, वो है इंटरकॉस्टल नर्व। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं, फ्रेनिक नर्व चाहे इंटरकॉस्टल नर्व, तो इसका नर्व का संबंध सीधे ब्रेन से होता है। तो ब्रेन में जो मेडुला होता है, तो वहाँ से इसका मेडुला पोन्स से जुड़ा हुआ इसका संपर्क होता है, ताकि जो है श्वसन क्रिया के फिजियोलॉजी को प्रभावित करे, नियंत्रित करे। ओके, थैंक यू वेरी मच।